And now presenting the one and only stand-up comedian Manjeet Singh. मैं फिर भी पर्सनली इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में कहीं ऐसे मतलब इन्होंने क्या किया कि पोस्टरों पे फ़ोटो लगा दी, बैनर्स पे फ़ोटो लगा दी आपने हमारी। इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और मैं बता नहीं सकता आपको शब्दों में कि कितना मैं इमोशनल हो गया अपनी फ़ोटो देखकर अपने इनके बैनर्स पे। सोचा ही नहीं था कभी भी कि थाने के अलावा भी मेरी फ़ोटो कहीं लगेगी। तो बच्चे मन के सच्चे। मैं बचपन में बहुत शरारती था। वो कागज का हवाई जहाज बना बना के नहीं उड़ाते, मैं उड़ाया करता था। तो एक बार मैंने हवाई जहाज उड़ा दिया। हमारी जो टॉयलेट है ना, उसकी छत नहीं थी, वो टॉयलेट में चला गया। अंदर डैडी बैठे थे। अब पता नहीं वो कहाँ क्रैश हुआ। डैडी बड़े गुस्से में बाहर निकले, मेरी तरफ बढ़े। मैंने कहा डैडी नहीं, रुको रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन डैडी रुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने पता नहीं एक क्रैश के चक्कर में मुझे कई बार क्रैश किया, टेक ऑफ किया, क्रैश किया, टेक ऑफ किया, क्रैश किया। बहुत पीटने के बाद जब वो रुके ना, मुझसे कह रहे हैं अबे तू कुछ कह रहा था मुझसे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा डैडी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि पीटना है तो पीट लो, लेकिन पहले हाथ तो धो लेते। मतलब इतना पीटा, बात भी नहीं सुनने को राजी। उसके बाद जिंदगी में मैंने कागज का हवाई जहाज उड़ाना कब छोड़ दिया। उसके बाद कभी नहीं उड़ाया। फिर मैं बाल्टी में वो जो कागज की बोट बनती है ना, वो बना के घुमाया करता था। बोट बहुत अच्छी लगती थी मुझे। एक दिन बारिश का मौसम हो गया। हमारे घर में बहुत बड़ा आंगन था, वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत सारे लगे हुए थे। उसमें एक 2.5-3 फीट का, बल्कि 4-5 फीट का वो गहरा गड्ढा था, और 2.5-1 फीट चौड़ा होगा वो गड्ढा। बारिश आने लगी, मम्मी मेरे साथ खड़ी थी, डैडी मेरे चाय पी रहे थे। तो बारिश जैसी थोड़ी सी तेज हुई, मम्मी को पड़ोस वाली एक आंटी ने आवाज़ मारी, इधर आ। मेरी मम्मी चली गई। अब मैं आंगन में अंधेरा, आंगन में अकेला। तो बारिश तेज हुई, लेकिन अभी बहाव नहीं बना था। जैसे ही बहाव बना, मैंने अपनी नाव बहाव में छोड़ दी, और बहाव से जाती हुई वो नाव, जो बहुत गहरा गड्ढा था, मैंने बताया 5-1 फीट गहरा गड्ढा था, वो गड्ढे में जाने लगी। तो मैंने शोर मचा दिया, और चली गई। और जैसे ही वो नाव गड्ढे में डूबी, मैंने शोर मचा दिया, डूब गई। अब पता नहीं डैडी ने अंदर बैठे थे क्या सुन लिया, रूम से भागे हुआ गया है, गड्ढे में छलांग लगा दी। उन्होंने अपना पूरा खुद को गड्ढे में जानबूझ के डुबोया, और बाहर निकले, कह रहे हैं यहां नहीं है। मैंने कहा डैडी यही है, मैंने डूबते हुए देखी थी। कह रहे हैं अच्छा सच बता। मैंने कहा डैडी ने फिर से डुबकी लगाई पूरी उसमें। बाहर निकल के कह रहे हैं तू सच बता, तेरी मम्मी कहां डूबी थी। मैंने कहा मम्मी मैंने बोला ही कब है, मेरी नाव डूबी थी। फिर डैडी गड्ढे से बाहर निकले, और गुद्दी पकड़ के जो इस गड्ढे में मेरे को धोया है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब मैं घर का जो हूं ना, बीच वाला बच्चा हूं। बीच वाला मतलब गलत मत समझना, मंझला बच्चा कहते हैं, जिसका बड़ा भाई या बहन हो और छोटा भाई या बहन भी हो। और मंझले बच्चे की सही मायने में, खास करके जब लड़का है तो कोई इज्जत नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे राहू पैदा हुआ है। किसी काम को बड़े को नहीं बोलना है, बड़ा तू है, तेरे होंदे सोंदे आ जाएगा। अब मेरी छोटी बहन है, 5 साल छोटी है, भाई 5 साल बड़ा। कोई काम आ जाए, मैं कहता हूँ इसको बोल दो छोटी को, ए बेचारी, हम ही कंजर हैं। ये कंजर पैदा होया बीच वाला बच्चा। करे तो बंदा क्या करे, ना करे तो क्या करे। मतलब लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो गई। यार, मैंने एक बार मम्मी को बात करते सुना। मम्मी मेरे भाई को कह रही थी, मैं बराबर वाले रूम में था। मम्मी कह रही थी तू ते मेरी दाई आंखें, बड़े भाई को कह रही थी। फिर वहां बहन भी बैठी हुई थी, उन्हें कहा मम्मी तू मेरी दाई आंखें।
मैं भाग के रूम में पहुंचा, मम्मी आपकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मम्मी को उस दिन जुकाम बहुत लगा हुआ था, मम्मी बार बार नाक पहुंच रही थी, कहती है दोनों आंखों के बीच में नाक होती है। मैंने कहा इतनी गंदी? फिर माँ ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो मेरे दिल को छू गए, शायद आपके दिल को भी छुए। कहते बेटा तू इस घर का ना जिम्मेदार बच्चा है, तू जिम्मेदार बच्चा है, हम ऐसे ही नहीं हर काम तेरे को कह देते। मैं मन में कह रहा था मेरे को रामू समझा हुआ है और इमोशनल करी जा रहे हैं। कहते कि हम ऐसे ही नहीं हर काम तेरे को कह देते, कुछ वजह है, तेरी वैल्यू है, और कितनी वैल्यू है इस बात से समझ ले तू कि जो नाक होती है ना, अगर ये सांस लेना बंद कर दे तो दोनों आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। फिर मैं एक बार बराबर वाले रूम में बैठा था, मम्मी डैडी को कह रही थी, बड़ा मतलब काफ़ी टाइम बाद की बात है, इस जो मंजर हुआ था उसके काफ़ी टाइम बाद की बात है। मम्मी डैडी को कह रही थी कि बड़ा 25 साल का हो गया है, अब इसके लिए लड़की देखनी चाहिए। मैंने वो बात सुन ली। उसके बाद मुझे ये लगता था जीवन में मेरा एक ही लक्ष्य है कि बस 25 साल का होना है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं है। और मेरा भाई लड़कियां पे लड़कियां देख रहा है, लड़कियों पे लड़कियां देख रहा है, कई साल बिता दिए उसने, भाई 32 साल का हो गया, उसको लड़की पसंद नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं भाई चक्कर क्या है यार, तू लड़की को किसी को यस को नहीं करता। कहता है किसी भी लड़की को देख के मन में घंटियां नहीं बज रही। मैंने कहा ये किसने कह दिया घंटियां बजती हैं? कहता कई फिल्मों में देखा है, घंटी बजती है तो शादी अच्छी रहती है। मैंने कहा यार ये तो यार आप ना भाई बड़े वाले हो। कहते क्या? मैंने कहा बड़े वाले मतलब यार बड़े भाई हो, आपकी शादी होगी तो मेरी होगी ना। कहते हाँ ये बात तो ठीक है। मैंने कहा अब ऐसा है, अब जो भी लड़की देखनी है ना जगह मैं डिसाइड करूंगा। कहता है ठीक है। अब लड़की वालों ने आना था, हमारे घर से थोड़ी दूर पे एक मंदिर है, मैंने वो मंदिर के साथ जो एक रेस्टोरेंट है ना वो बुक करवा दिया कि भाई ये सीट हमारी है, लड़की वाले आएंगे, इस तरह से प्रोग्राम है। मैं साथ में एक अपने दोस्त को भी ले गया, और मैं सच बता रहा हूँ वो जो मंदिर है ना उस मंदिर में मैं कई बार गया हूँ मत्था टेकने, हमेशा घंटियाँ भी बजा बजा के आता था। अब मैं अपने दोस्त को जिसको साथ ले गया हूँ ना, मैंने कहा तू इनके साथ रहियो, जैसे ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखें तूने मुझे फोन पे ओके करना है बस। मैंने उसको रेस्टोरेंट में भेज दिया, लड़की वाले भी आगे, मैंने देखा, मैं मंदिर में आया, मंदिर में देखा वहां पे एक भी घंटी नहीं है। मैंने पंडित जी को कहा पंडित जी घंटियां कहां गई? पंडित जी कह रहे घंटियां तो पालिश होने गई हैं। वहां पे इतना बड़ा घंटा लगा था, मतलब मैं अपना हाथ भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा घंटा था, इतना बड़ा हाथ नहीं हो सकता, समझ लो ऐसे करके। मैंने कहा आज भाई का घंटा ही बजाना पड़ेगा। अब मुझे जैसे ही ओके मैसेज आया, मैंने घंटा बजाने की कोशिश की। वो घंटा जो होता है बीच में तुर्रा होता है जो लटक रहा होता है, अब वो हिले तो मैं बजाऊं, इतना भारी उसका तुर्रा। मैंने पंडित जी को कहा पंडित जी ये तो बज ही नहीं रहा घंटा। पंडित जी कहते हैं दोनों हाथों से बजाना पड़ेगा। मैंने दोनों हाथों से बजाने की कोशिश की तब भी नहीं बजा। पंडित जी कहते हैं मुझे ही आना पड़ेगा। मैं कहा जल्दी आ जाओ। 4 हाथों से वो घंटा बजा, और आमतौर पे तो आवाज हो रहती है टन 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 टन, वो कर रहा है डन। भाई 2-3 बार से ज्यादा तो हम दोनों मिलके भी उस घंटे को नहीं बजा पाए। मैं भागता हुआ रेस्टोरेंट में पहुंचा, मैंने कहा भाई मुबारक हो, अब तो घंटियां बज गई मन में। कह रहे यार दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या? कह रहा मन में घंटी नहीं घंटा बजाए। मैंने कहा सच बता रहा हूं, जिसका घंटा बजता है ना मन में, पति पत्नी की बहुत बनती है आपस में। कह रहे हैं सच बता? मैंने कहा मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं, मैंने कई जगह पढ़ा है ऐसा होता है ऐसा। कहता है यार फिर ठीक है यार। और भाई ने आखिरकार लड़की यस कर दी, भाई की शादी हो गई। शादी के लिए तालियां बजा दो भाई। अब मुझे लगा मेरी तो लाइन क्लियर है, लेकिन मैंने मम्मी को फिर बात करते हुए सुना। वो डैडी से बात कर रही थी कि छोटी 22 साल की हो गई है, अब इसकी शादी करनी चाहिए। मैंने कहा ले मेहनत सारी मैंने की, ब्याह होदा होएगा। और मम्मी को मैंने कहा मम्मी मेरा जो दोस्त है ना पवन, जो मेरे साथ पढ़ता था, उसके 2 बच्चे हैं। कहती अच्छा, और जो सुरेंद्र है ना उसकी शादी हो गई है, उसके भी 2 बच्चे हैं। मम्मी कहती है कंजर दे पुत्र किथे, बचपन भी ची प्यो बन गए ने।
मैंने कहा नहीं मम्मी, उम्र का हिसाब है, अच्छी हूँ, ठीक ठाक उम्र थी तभी प्यो बने, ऐसी बात नहीं है। बेटा तू जो कहना चाह रहा है ना, माँ मेरी कहती है बेटा तू जो कहना चाह रहा है ना, मैं बता रही हूँ तेरे को, तू इस घर का जिम्मेदार बच्चा है। तू कितनी जिम्मेदारी है तेरे कंधों पे, जवान बहन घर में बैठी है और तू कह रहा है तेरा ब्याह करा दूं। मैंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं मम्मी। कहती है हाँ तू अपने मुंह से क्या बोलेगा। अब मैंने कहा भाई अगर बहन ने भी 8 साल लगा दिए लड़का पसंद करने में, मैं तो बुढ़ा ही हो जाऊंगा। मैंने बहन को समझाया, मैंने कहा आजकल लड़कों की बहुत कमी है, कोशिश कर कि जो भी ठीक ठाक सा लड़का मिले यस कर दियो। कहती है तो ऐसा करो ना, आप ही मेरे लिए लड़का देख लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक लड़का बहन को दिखाया, बहन ने ओके कर दिया। नहीं नहीं बहन ने ओके नहीं किया था भाई, बहन ने ओके नहीं किया था, मैंने जबरदस्ती की कि ओके कर दे। कहती है नहीं मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा क्या बात करिए, बहुत पैसा कमाता है ये लड़का और इसके 3 ट्रक चलते हैं। कहती है तभी कहूँ उसका मुंह ट्रक जैसा क्यों लग रहा है। मैंने कहा वो टांगे जैसे ट्रक वाली, तेरे को ये ट्रक वाला ही मिलेगा। कहती है नहीं मैंने शादी नहीं करनी, और एक बात बताओ आप भाई उसके हो क्या मेरे हो। मैंने कहा नहीं नहीं तेरा भाई हूँ। कहती मुझे और लड़के दिखाओ। मैं कहा ठीक है। मैंने 2-3 लड़के दिखाए, ओके हो गया, एक जगह उसने ओके कर दिया, उसकी शादी हो गई। अब तो क्लियर लाइन, अब तो मना कर ही नहीं सकते। मेरे घर वालों ने मुझे भी लड़की दिखाई, 2-3 लड़कियां दिखाई, एक में मैंने सेलेक्ट कर ली। अब हम चले गए हनीमून पे। ओके हो गई भाई, शादी होने के बाद ही हनीमून पे गए थे। तो अच्छा किया एक लाइन जो छूट गई आपने बता दी भाई। ये भी समझ सकते हो। तो मैं बस वहां ट्रेन से जैसे ही उतरे, आगे पहाड़ियों पे जाना था बस के थ्रू, और वो सारी बसें चली गई, आखिरी बस खड़ी थी। वो आखिरी बस बहुत ज्यादा कंजेस्टेड थी, भरी पड़ी थी। मेरे घर वाले कहते हैं, सॉरी मेरी वाइफ कहती है कि मैं तो इस बस में नहीं जाऊंगी, बहुत भरी हुई है। मैंने कहा कुछ भी है जैसे भी है बैठ जाना, क्या जा रहा है। कहती है नहीं बैठूंगी कैसे, बैठने की तो जगह नहीं है। मैंने कहा चढ़ जाते हैं, बैठने की जगह भी बन जाएगी। कहती है चलो ठीक है। मतलब उस ठुसी हुई बस में हम लोग चढ़े, सबसे पीछे वाली सीट पे हम लोग खड़े थे दोनों। वहां सबसे पीछे सीट पे सारी लड़कियां चूड़ा पहने हुए बैठी, क्योंकि उस जगह पे जाते ही ज्यादातर विवाहित लोग हैं, नए नए जो विवाहित होते हैं। वो कहती है बैठूं कहाँ। मैंने कहा ये जो लाइन है ना आखिरी, इस लाइन में एक लेडीज को बोल दे बस कि मुझे जरा सी जगह दे दो। कहती है जरा सी जगह से क्या होगा। मैं कहा तू बैठ तो सही। कहती है नहीं मैं इतनी सी जगह में कैसे बैठूंगी। मैंने कहा मैं समझा रहा हूं, इतनी सी जगह पे बैठ, फिर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, अपने आप जगह बन जाएगी, इस बात की गारंटी है। कहती है पक्का। मैं कहा वो बैठ गई और उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो भी की, बैठ गई, अपनी सीट पूरी घेर ली। फिर कहती है आप भी बैठ जाओ। मैंने कहा मैं कैसे बैठ सकता हूँ, पहले ही सीट पूरी भरी पड़ी है। कहती है मैं इतनी सी जगह दूंगी, आप भी ऐसे 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 ऐसे। अब वो सबसे पिछली सीट थी। जो लोग पहाड़ों पे गए हुए हैं ना, उन्होंने नोट किया होगा, आमने सामने से अगर बसेस आ जाती हैं ना कभी तो, और संकरा रास्ते होने की वजह से एक बस को काफी दूर तक पीछे जाना पड़ता है, बैक करनी पड़ती है। अब हमारी बस जो थी वो बैक हो रही थी, हम सबसे पीछे वाली सीट पे थे। तो पिछला जो पहिया होता है ना, वो भी पिछले वाली सीट से लगभग 8-10 फीट आगे होता है। मैंने देखा जो कंडक्टर हमारी बस का उतरा हुआ था, वो कह रहा था चलो 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 चलो। मैंने देखा खाई के पास आ रही है बस, तो वो कह रहा है चलो चलो चलो, बस और खाई के पास आ गई। मैं उसको कह रहा हूँ रुक रुक, वो कह रहा चलो चलो, मैं कह रहा हूँ रुक रुक, कह रहा चलो चलो। मेरी अंदर से हालत खराब हो रही है। मैंने कहा यार ओए बस रोकता क्यों नहीं है। कह रहा सरदार जी आपको दिक्कत क्या है। मैंने कहा दिक्कत क्या होनी यार, बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई है, हनीमून मनाने जा रहा हूँ, तू कह रहा है चलो चलो, तू चलो चलो कह के चलता ही कर देगा हमें लग रहा है। कह रहा नहीं नहीं टेंशन मत लो। उसने बस वहीं रोक दी और हमने अच्छे से वहां समय बिताया और आज तक भी अच्छा समय बिता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, वेरी नाइस ऑडियंस। माई सेल्फ मंजीत सिंह।